कल हमारा यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्टरेशन हो गया था कंप्लीट, है ना। अब आज हेडिंग डालो रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्टरेशन कंप्लीट हो गया, आज हेडिंग डालेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे कि जो अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव मतलब मैं उसको नहीं फेंक रही हूँ बाहर जो मुझे बाहर फेंकना है, मैं सब कुछ बाहर फेंक दे रही हूँ, सब कुछ फिल्टर कर ले रही हूँ। वैसे अगर सेलेक्टिव होता तो खाली यूरिया फिल्टर करती, एक्सेस वाटर फिल्टर करती, जो ड्रग्स मुझे नीचे है वो फिल्टर करती, है ना। सेलेक्टिव नहीं है, कैसा है, नॉन सेलेक्टिव है। इसलिए ब्लड में जो कुछ है प्लाज्मा में सब आ जा रहा है, कुछ प्रोटीन्स को छोड़ करके। तो इसलिए कभी भी याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कि क्या ग्लोमेरुलस का जो फिल्टरेशन है, जो सिक्रीशन है, वो सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव है। तो आंसर क्या होगा, नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है। अब जो हम रीएब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं ये सेलेक्टिव है। ठीक है, क्या है, सेलेक्टिव है। इसीलिए इसका नाम ही हम बोलते हैं सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ब्रैकेट में लिख लो सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब जो चीजें चाहिए उनको रीएब्जॉर्ब करेगा, जो चीजें नहीं चाहिए उनको रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है। अब लिखो नीचे अगली लाइन में, देखो ये बात तो मैंने तुम्हें बता दी थी कि 180 लीटर बनता हमारे बॉडी में एक दिन में। इतना तो हम बाहर भगा नहीं सकते, तो हम सिर्फ बाहर निकालते हैं 1 to 1.5 लीटर्स। 1 to 1.5 लीटर ही यूरिन एक दिन में बनता है। लेकिन फिल्टर कितना हो रहा है, 180। फिल्टर रेट है 180, कंफ्यूज नहीं होना। ये 180 फिल्टर रेट है, यूरिन नहीं है। ये 1.5 लीटर क्या है, यूरिन है। तो यहाँ पर देखो तो तुम 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ कितना परसेंट बाहर जा रहा है, 1% बाहर जा रहा है। 1% निकालना आसान है, 180 इंटू 1/100 करो, आंसर आएगा 1.8, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर के करीब करीब। तो 99% तो रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ 1% यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर पास हो रहा है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। क्यों ज़रूरी है, एक तो ज़रूरी क्योंकि सब कुछ चले गया है, सब कुछ चले जाएगा तो फिर क्या रहेगा बॉडी में, उसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, बॉडी में ब्लड के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए और मुझे क्या चीज़ें नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा सोडियम भेज दूंगी तो भी ब्लड का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, और कम सोडियम भेजूंगी तो भी ब्लड का कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत है, हमको रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है। और रीएब्जॉर्प्शन के जस्ट साथ साथ ही या बाद ही हम पढ़ेंगे सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड में अभी भी प्रेजेंट है, जो नीचे मुझे, मैं चाहती हूँ कि इनको भी निकाल दी जाए बॉडी से बाहर, उसको दोबारा हम डाल देंगे ट्यूब्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रीशन बोलेंगे। तो रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ ही साथ चल रही हैं। भले ही हम एक के बाद एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं उसको, लेकिन दोनों प्रोसेस क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है, एक साथ चल रही होती है। ठीक है। अब हम एक नेफ्रॉन बनाएंगे सुंदर सा, चलो सुंदर सा नेफ्रॉन बनाओ, जैसा मैं बनाऊँ उससे अच्छा बनाना। ठीक है, जैसा मैं बनाऊँ उससे अच्छा बनाना। इसी में रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कर लो। चलो दोनों टॉपिक को कलेक्टिवली पढ़ते हैं ताकि पता कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है करके। ठीक है, फिर बाद में हमें बार बार मिक्स करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा बनाना है नेफ्रॉन, गंदा बनाओगे तो फिर देखना। मैं तो ऐसे ही बोर्ड में बना रही होती हूँ, बोर्ड में और ख़राब बनता है ड्राइंग, तू तो कॉपी में बना रही है, कुछ तो लज्जा रख। आपने देखी है ना एक तो यहाँ से ऐसा लगता है पता नहीं कितनी सुंदर बना दी मैंने ड्राइंग तो दूर जाके पता चलती है हकीकत। हाँ, ये परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में क्या करना है, इंटू 100 करो, इससे ये कैंसिल,
4 से ये कैंसिल होगा, 10 2.5 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या है इतना कठिन? इंटू 100 करना नहीं आ रहा तुमको? अरे आगे है तो आगे है। तूने इसके लिए मेरा नेफ्रॉन को रोका? बेचारा नेफ्रॉन काम करना बंद कर लेगा तो सोच क्या होगा तेरा? फिर डायलिसिस करवानी पड़ेगी। डायलिसिस है नेफ्रॉन का काम, बट इन आर्टिफिशियल मीडियम। क्वेश्चन गलत नहीं, बोर्ड में देख के क्या हिला रहा है सर? हो गए सारे? चलो। बन गया? अब शुरू। लेट्स जस्ट स्टार्ट व्हाट टू डू। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पे क्या हमारा ब्लड है, ब्लड से हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, फिल्टर करके कहाँ आ रहा है, बोमेन्स कैप्सूल मारा, हमने जिसका नाम क्या दे दिया, फिल्टरेट। क्या नाम दिया इसका हमने? फिल्टरेट। अब ये फिल्टरेट ट्यूब्यूल से होते हुए क्या करेगा, आगे की तरफ को मूव करने वाला है। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा हमारे नेफ्रॉन में, जहाँ से फिल्टरेट गुजरेगा, वो पार्ट का नाम क्या है, पीसीटी। इस पार्ट का नाम है पीसीटी, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें थी सारी की सारी चले गई हैं फिल्टरेट के अंदर, और अब हमको क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या है, वापस आए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब ध्यान दो कि क्या अगर मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट है तो मैं उसको यूरिन में फेंकना चाहूँगी? नहीं, मैं फेंकना चाहूँगी ना। अगर मेरी बॉडी में वाटर है तो क्या मैं उसको यूरिन में फेंकना चाहूँगी? फेंकना भी चाह सकती हूँ अगर बॉडी में ज़्यादा है तो। न्यूट्रिएंट तो हम ज़्यादा नहीं फेंकना चाहते हैं, लेकिन हम वाटर को फेंकना चाहते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट और सॉल्ट्स की बात करी जाए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये यूरिन में जाएंगे, अगर बॉडी में हद से ज़्यादा हुए फिर तो अलग बात है। जैसे शुगर अगर हद से ज़्यादा हुआ तो यूरिन में शुगर आता है, ठीक है, डायबिटीज़ की कंडीशन में हद से ज़्यादा अगर हो तो। अगर हद से ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली भी सारा का सारा न्यूट्रिएंट फिल्टरेट में ही चले गया है, मैं चाहती हूँ सारा का सारा न्यूट्रिएंट क्या आ जाए मेरे पास में, वापस आ जाए। तो मैं क्या सिर्फ डिफ्यूज़न के भरोसे रहूँगी क्या? ये ट्यूब है, अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारे ब्लड कैपिलरी में जाता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाता। तो न्यूट्रिएंट से पहले कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। ये हो गया सिंपल डिफ्यूज़न। अब मुझे बताओ डिफ्यूज़न कब तक चलेगा? जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50%। लेकिन मैं ये 50% भी क्यों जाने दूँ?
मैंने इतनी मेहनत से खाया है, डाइजेस्ट किया है, ब्लड में लाई हूँ इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करके, तो क्या मैं इसको ऐसे ही जाने दे सकती हूँ? नहीं जाने दे सकती हूँ। तो फिर मैं इसको जबरदस्ती लाऊंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर के आऊंगी। और जब भी मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किसी मटेरियल को लाऊंगी तो क्या उसमें मेरी एनर्जी नहीं लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो क्या इस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे? जब भी हमारी एनर्जी खर्च होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी एनर्जी खर्च नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसेस और जितने भी हमारे मटीरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से किसी को मैं बाहर नहीं जाने देना चाहती। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी खर्च करके क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो मैंने क्या करा था, एक तो मैंने पीसीटी की दीवार में माइक्रोविलाई लगाई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके। दूसरा, मुझे करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए तो एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए? उतनी एटीपी तो इसको बनानी पड़ेगी। और एटीपी बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी कि इसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। पीसीटी की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? बहुत ही हाई होगा, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाया जा सके। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। न्यूट्रिएंट का क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। वाटर बहुत ज़्यादा चले गया तो वाटर का भी क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी गए हैं, क्योंकि जहाँ वाटर वहाँ सॉल्ट, कंसंट्रेशन भी तो बैलेंस करना है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो यहीं की वेसल नहीं छोड़ देंगे सारा कुछ अपना पानी यहाँ। एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस वो तो यहाँ भी होती है ना, ठीक है? तो जहाँ जहाँ वाटर, उसके पीछे पीछे कौन भी जाएगा? सॉल्ट भी जाएगा। और जहाँ सॉल्ट जाएगा, वाटर जाएगा, वहीं पर बाकी क्या जाएंगे? बाइकार्बोनेट आयंस भी जाएंगे, ठीक है? तो यानी कि इसको मिटा दूँ, इतना समझ में आ रही है बात ना? माइक्रोविलाई क्यों बनाए हैं पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाया है पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होता है वो भी पता है हमको, ठीक है? इसी के हिसाब से हम लिखते हैं कि यहाँ पर किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो किस किस चीज़ का रहा है, ठीक है? तो किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन रहा है, जिसमें रीएब्जॉर्ब कर रहा है उसके एरो हम ऊपर की तरफ को लगाएंगे, बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या बाहर गए? न्यूट्रिएंट्स बाहर गए। न्यूट्रिएंट्स में क्या आया? न्यूट्रिएंट्स में हमारे ग्लूकोज आए, अमीनो एसिड आए और न्यूक्लिक एसिड आए, सारे के सारे जो भी मटेरियल है वो सब आ गए, ठीक है? इसके अलावा और कौन कौन गया यहाँ से बाहर? यहाँ से बाहर गए सॉल्ट्स। कौन कौन बाहर गए? सॉल्ट। सॉल्ट्स में कौन कौन आते हैं? NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव। अभी K पॉजिटिव दोबारा आने वाला, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? K पॉजिटिव भी जाएगा बाहर, ठीक? इसके अलावा देखो कुछ बुक में K पॉजिटिव बाहर जाता हुआ दिखाया गया है, कुछ बुक में K पॉजिटिव बाहर जाता हुआ नहीं दिखाया गया, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। इसका मैं रीज़न अभी समझा दूंगी तुम लोगों को। जैसे तुम्हारी बुक है, तुम्हारी बुक में K पॉजिटिव बाहर जाता हुआ दिखाया गया है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में K पॉजिटिव रीएब्जॉर्ब होता हुआ दिखाया गया, तो तुम देख सकते हो पेज नंबर हमारा 295 पुरानी बुक का। नई बुक में चेक कर लेना कितना पेज नंबर है करके, ठीक है? इसके अलावा जहाँ जहाँ सॉल्ट जाएंगे वहाँ उनके पीछे पीछे कौन भी जाएगा? वोटर भैया भी जाएंगे, ठीक है? और मैंने कौन जाता है बोला? और जाता है HCO3 नेगेटिव। और कौन जाता है? HCO3 नेगेटिव। इतनी सारी चीज़ें PCT से रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अब ध्यान देना, न्यूट्रिएंट जितने भी हैं 100 के 100% ही न्यूट्रिएंट यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जितना न्यूट्रिएंट गया है, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी गया है, जो भी बॉडी को चाहिए है, सेलेक्टिव है बेटा, सेलेक्टिव है। और वे एनर्जी खर्च करके कर रहे हैं, तो फालतू चीज़ें तो नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। जो हमें चाहिए हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेंगे। तो सेलेक्टिवली मेरे जितने भी न्यूट्रिएंट है सब 100 के 100% न्यूट्रिएंट मैंने रीअब्जॉर्ब कर लिए। और 70 से 80% आयंस और वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। यानी कि अगर मैं बोलूँ पूरे के पूरे नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो आंसर क्या होगा? पीसीटी। वाटर पूछे पीसीटी, सोडियम पूछे पीसीटी, क्लोराइड पूछे पीसीटी, HCO3 नेगेटिव पूछे पीसीटी। किसी भी चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? हमेशा पीसीटी होगा, ठीक है? अब कुछ चीज़ें तो ब्लड में ज़्यादा हो जाती है ना, जिन चीज़ों को हम क्या चाहते हैं कि ब्लड में फिल्टर होकर नहीं आ पाई। वो जब फिल्टरेशन चल रहा था तो फिल्टर होकर नहीं आ पाई, तो मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि इन चीज़ों को मैं अलग से डाल दूँ किसके अंदर में? ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के अंदर में, ताकि क्या हो जाए, ताकि मेरे को इस चीज़ से मुक्ति मिले थोड़ी सी। तो मैं 3 चीज़ें अलग से डाल रही हूँ। इसको दूसरे कलर से डालते हैं।
ठीक है, मैं एक तो क्या डाल रही हूँ, H पॉजिटिव आयन, क्या डाल रही हूँ, H पॉजिटिव आयंस को डाल रही हूँ। बुक लेके चली गई, उसको दे देती गौरव को। उन्होंने बोला ला फिर। ठीक, बुक लेने आई होगी अभी शायद, देखो H पॉजिटिव आयन, ठीक है। दूसरा यहाँ जा रहा है अमोनिया, कौन जा रहा है, अमोनिया। अमोनिया कह रहा है कि मेरे को ब्लड में रह के क्या करना है, मैं तो वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट हूँ, तो मुझे कहाँ चला जाना चाहिए, मुझे ट्यूब्यूल के अंदर चला जाना चाहिए। और तीसरा है हमारा पोटेशियम आयन, इसलिए मैंने कहा था कि अभी और आएगा पोटेशियम आयन। रीएब्जॉर्ब भी होता है, अगर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ज़्यादा है तो रीएब्जॉर्ब होगा, अगर ट्यूब्यूल में कम है तो सिक्रीट किया जाएगा। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर के पॉजिटिव का अमाउंट कितना है। बॉडी के अंदर जितना चाहिए उससे कम है तो रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर बॉडी के अंदर जितना चाहिए उससे ज़्यादा है तो सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो H पॉजिटिव डाल रहे हैं, यानी कि ब्लड में क्या कर रहा है, ये ब्लड में pH को मेंटेन कर रहा है। H पॉजिटिव के होने की वजह से ही pH बनता है ना, अगर H पॉजिटिव ज़्यादा हुए तो एसिडिक, अगर H पॉजिटिव कम हुए तो बेसिक। अब यहाँ और आएगा H पॉजिटिव, एक जगह और आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ध्यान दो, ये हमने फिल्टर किया है किससे, ब्लड से, तो फिल्टर रेट का pH भी ब्लड के जैसा ही होता होगा, 7.3 7.4 ब्लड का pH होता है, वैसा ही pH फिल्टर रेट का भी होगा, क्योंकि जितनी चीज़ें ब्लड में थी वही चीज़ें फिल्टर रेट में भी आई हैं। लेकिन जो यूरिन पास होता है ना बाहर, उसका pH होता है 6, फिल्टर रेट का pH होता है 7.3 7.4 7.4 लिख दे रही हूँ pH, लेकिन यूरिन का pH क्या है, 6, वो बेसिक है। देख लो ये एसिडिक है, कैसे, क्योंकि H पॉजिटिव डाल दिया हमने इसमें, ठीक है। तो कोई पूछेगा अगर कि ब्लड या फिल्टर रेट तो बेसिक होता है, लेकिन यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसका क्या रीजन है, तो तुम बोलोगे सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव इन ट्यूब्यूल्स, इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में सिक्रीशन किया हमने हाइड्रोजन आयन का, और जहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा वहाँ एसिडिक कंडीशन आएगी और pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना तो समझते हो ना, pH कम मतलब एसिडिक, pH ज़्यादा मतलब बेसिक, ठीक है। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये लास्ट पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया है। अब मुझे बताओ जो NH3 है, ये तो ऑलरेडी हमने इसके थ्रू डाला है, यानी कि ट्यूब्यूल के अंदर तो इसका कंसंट्रेशन पहले से ही हाई है, फिर मैं और बाहर से NH3 दे रही हूँ, इसका मतलब मैं कौन सा ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, एक्टिव की पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही हूँ, ट्यूब्यूल में ऑलरेडी NH3 बहुत ज़्यादा है, या फिर K पॉजिटिव काफ़ी सारा है ट्यूब्यूल के अंदर, उसके बाद भी मैं ज़बरदस्ती डाल रही हूँ H पॉजिटिव NH3 और K पॉजिटिव को, जबरदस्ती डाल रही हूँ, मतलब कैसा प्रोसेस, एक्टिव। सिक्रीशन हमेशा एक्टिव प्रोसेस होगा, जो हेडिंग लिखी है वहीं पे सिक्रीशन में ब्रैकेट में एक्टिव लिख लो। सिक्रीशन हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा, यानी कि एनर्जी क्या होगी, हमेशा इसमें खर्च होगी। पहले भी लिखा है, उसमें भी एक्टिव लिखा है हम लोगों ने। इतनी काम चल जाएंगे। अब आता है, ये तो हो गया पीसीटी का काम। पीसीटी के बारे में कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, पीसीटी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी के सेगमेंट में। और पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। पैसिवली कौन वो होते हैं वो भी याद रखना, जो वाटर होता है नहीं पैसिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि वाटर बहुत होता है अंदर ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी जाएगा। ये देखो 180 लीटर है, 180 लीटर में तो मैक्सिमम पानी होता होगा है ना, उसमें से पानी में लाने के लिए हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन भी पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ब्लड में Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, Cl नेगेटिव कम होते हैं, तो भी हाई से लो जा रहा है तो पैसिव होगा। Na का एक्टिव होगा, Cl का पैसिव होगा, ठीक है। याद रखना किसका कौन सा है, चाहो तो एरो लगा के लिख लो किसमें एक्टिव है किसमें पैसिव है। एक्टिव के लिए A, पैसिव के लिए P लिख लो। सारा का सारा काम किसी न किसी रीज़न से, अगर एक्टिव है तो रीज़न है, पैसिव है तो भी रीज़न है। अगर रीज़न समझते हो कि डिफ्यूज़न कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम्स क्या क्या हैं, तो तुम ये भी समझ जाओगे, ठीक है। अब हम किस पर आते हैं, अब हम आते हैं लूप ऑफ हेनले के ऊपर में।
अब देखो यहाँ से काफ़ी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है वाटर, जो पूरी तरीके से रीअब्जॉर्ब अभी भी पूरी तरीके से तो यहाँ तक रीअब्जॉर्ब नहीं होती है। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन खत्म होता है। तो अगर कोई पूछेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, तो तुम सब नाम बोलोगे, ये बोलोगे, बस ये नहीं बोलोगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नहीं बोलोगे, बाकी पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट सब जगह। सिर्फ असेंडिंग वाले में नहीं होता, क्योंकि वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, ये तो याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर बात किसकी आ गई, यहाँ पर बात आ गई हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले की। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, और इससे और कोई सॉल्ट नहीं जाते, सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्ट्स के लिए क्या है, ये इम्परमिएबल है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, वो चीज़ें भी डाल देते हैं इस वाले में, सिक्रीशन वाले में, ठीक है। इतनी चीज़ें तो एनसीईआरटी ने लिखी ही हैं कम से कम। अब इसके अलावा देख लो, अगर मैंने कोई दवाई खाई है, कोई मैंने ड्रग लिया है, ड्रग मतलब दवाई की बात हो रही है यहाँ पर, ड्रग्स वाले की बात नहीं हो रही, ठीक है। कोई दवाई खाई है तो वो हमारी बॉडी में उसने जो असर करना था असर कर लेगी, जो बचा कुछ हिस्सा उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा ना। अब ब्लड के थ्रू और जितना फिल्टर हुआ होगा वहाँ पर तो उतना काम नहीं चलेगा, हम पूरा ही निकालना चाहते हैं बाहर, तो जो भी ड्रग्स होंगे वो भी यहाँ से सिक्रीट किए जाएंगे वापस, यूरिन के थ्रू बाहर करना चाहते हैं हम ड्रग्स। इसीलिए कभी भी कोई भी केमिकल, कोई भी दवाई, मेडिसिन का टेस्ट करना होता है तो यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि यूरिन में सब चीज़ मिलता है, हमारी बॉडी में जो भी है सब कुछ है यूरिन में, भले थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, लेकिन सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ का और सिक्रीशन होगा हमारे यूरिन में, और किसको हम डाल देंगे, हम इसमें और डाल देंगे ड्रग्स को, ठीक है। और हम इसमें डाल देंगे यूरिक एसिड को। हमारी बॉडी में यूरिया ही यूरिया नहीं बना है, यूरिक एसिड भी बना है। क्या भी बना है, यूरिक एसिड भी बना है। तो यूरिक एसिड का भी सिक्रीशन कहाँ हो जाएगा, पीसीटी में ही हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक नाम है हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड यहाँ पे लिख देती हूँ, हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें बॉडी में अनवांटेड हैं वो सब कुछ डाल दी जाएंगी इसी रीजन से, एटसेट्रा। इसमें केराटिनिन वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ईटीसी, और भी बहुत है, हाँ इतना ही नहीं है। और भी जो चीज़ बॉडी में नहीं चाहिए वो सब यहाँ पीसीटी में डाल दी जाएगी सिक्रीशन के अंदर में, ठीक है। सब कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। तो ये जो अब हम कहाँ पढ़ रहे थे, अब हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले पढ़ रहे थे, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। बाकी सब तो ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब हो ही चुके हैं। यहाँ से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल, याद रखना, वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल। अब हम आते हैं डीसीटी पर। डीसीटी में होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी पर डिपेंड करता है कि बॉडी को चाहिए है कि बॉडी को नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ बॉडी को चाहिए है तो फिर वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, और कोई चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए तो फिर वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर पे, डीसीटी पे जो मेनली चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं वो कौन कौन है, देखो अभी भी ब्लड में बहुत सारा, इसमें यूरिन में अभी भी बहुत सारा क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले तो क्या रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या रीअब्जॉर्ब होगा, जहां जहां वाटर उसके पीछे पीछे कौन, सॉल्ट, वाटर के पीछे पीछे सॉल्ट, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयन, ये तीनों ही रीअब्जॉर्ब कहां पर होते हैं, डीसीटी वाले सेगमेंट पे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कब किसने ज्यादा रीअब्जॉर्ब होना है, कब किसने कम रीअब्जॉर्ब होना है। एक हमारा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन।
एल्डोस्टेरॉन, एल्डो ALDO, एल्डोस्टेरॉन ALDOSTERON, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की जब प्रेजेंस होगी, NE करो, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का जब प्रेजेंस होगा, एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो ये सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। डैश करके लिखना, हाई सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन। सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, दूसरे लाइन में लिखो ADH, इसमें ब्रैकेट में लिखना एंटी डाईयूरेटिक, एंटी ए के साथ लिखना पूरा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। शब्द समझो पहले क्या है, उसके हिसाब से काम समझ जाओगे। डाइल्यूट के लिए यहाँ पे यूरेटिक मतलब यूरिन का, तो यूरिन डाइल्यूट होना मतलब पतला होना, पतला होना मतलब वाटर ज्यादा होना, इसको एंटी करना है, यानी कि वाटर में से, यूरिन में से वाटर घटाना है, यानी कि किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। डैश करके लिख लो, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें ADH वाले में लिखो पैसिवली, मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रही क्योंकि वाटर अभी भी बहुत ज्यादा है यूरिन में, पैसिवली। और सॉल्ट वाले में लिखो एक्टिवली। ठीक हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब ये तो कहाँ तक की बात होगी, हमारे DC तक की बात हो गई, DCT तक की। ये तो किसका है, रीअब्जॉर्प्शन का है। अब हम किसको पढ़ते हैं, सिक्रीशन को भी तो पढ़ रहे हैं ना साथ साथ ही। यहाँ किसी चीज का सिक्रीशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम कहाँ पर आ रहे हैं, DCT में। तो DCT में किस किस का सिक्रीशन होता है, DCT में अगेन सेम चीज जो हमने ब्लू से लिखी है, H पॉजिटिव का सिक्रीशन होगा, NH3 का सिक्रीशन होगा और K पॉजिटिव का सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा, सिक्रीशन हमेशा एक्टिव होगा। अब ध्यान देना, अगर मान लो क्वेश्चन आया कि ड्यूरिंग समर डेज द सिक्रीशन ऑफ वाटर इन DCT विल, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT विल, ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज, या मे इंक्रीज मे डिक्रीज, और ऑप्शन बोथ ऑफ या नन ऑफ दिस। ड्यूरिंग समर reabsorption of water in DCT increase, decrease, may increase or may decrease या none of these। increase क्यों, decrease क्यों? तूने decrease कहा, तूने भी decrease कहा, वेरी गुड। तूने क्या कहा, decrease कहा, सब गलत हो तुम। increase क्यों, ड्यूरिंग समर वाटर बॉडी से निकल रहा है पसीने के फॉर्म में, तो क्या ब्लड में वाटर की कमी नहीं होगी, क्या हमें ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए ताकि हम पसीना निकाल सकें। पसीना क्यों निकलता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सके, बैलेंस हो सके। पढ़ रखा है ये सारी बातें। पसीना निकलता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सके, मेंटेन हो सके, बैलेंस हो सके। जितना पसीना होगा उतना बॉडी में टेम्परेचर डाउन आएगा, ठंडा लगेगा हमको। पसीने की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो समर में हमें पसीना निकालने के लिए पानी चाहिए बॉडी के अंदर। अगर मैं पानी यूरिन के अंदर फेंक दूंगी तो फिर पसीना कैसे निकलेगा। तो हमें समर में पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी में ज़्यादा है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडीशनल, तभी कह रही हूँ मैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है। और अगर विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो विंटर में रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, DCT में घट जाएगा। DCT में, हाँ PCT में तो चल ही रहा है। DCT है कंडीशनल वाला, PCT नहीं है। PCT तो नॉर्मल वाला काम कर रहा है, ठीक है। DCT के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट में भी सेम काम हो रहा है हमारे। अब हम आते हैं किसके ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट भले ही नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में ये भी बहुत मेन रोल करता है, ठीक है। DCT से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, DCT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। काफी सारा वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। और DCT के डिस्टल पार्ट से, डिस्टल मतलब दूर दूर के पार्ट से थोड़ा बहुत यूरिया भी बाहर आता है।
अभी तक कहीं यूरिया रीएब्जॉर्ब हुआ है क्या? नहीं रीएब्जॉर्ब हुआ है। अब यूरिया रीएब्जॉर्ब हो रहा है। यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है, मैंने तुम्हें बताया था क्यों होता है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रख सके नेफ्रॉन के अंदर। किडनी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाना भी तो जरूरी है। इसीलिए कुछ बहुत यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से रीएब्जॉर्ब होकर के कहाँ आ जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, किडनी के मेड्यूला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और ये यूरिया थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो वापस से कहाँ एंटर कर जाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो ऐसा ही एरो दिखाया होगा तुम्हारी बुक में भी, और कलेक्टिंग डक्ट से निकल रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा? असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है इसका मतलब नहीं कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा, क्या फायदा, यहाँ से निकाला यहाँ डाल दिया तो सर्कल ही चलता रहेगा। ये मेंटेनेंस की बात है। अगर यहाँ ज़्यादा हो गया तो फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ सिक्रीट कर लिया जाएगा। अगर यहाँ कम हुआ तो ये होते रहेगा, क्योंकि यहाँ से निकलता है धीरे धीरे करके, ये परमिएबल होता है यूरिया के लिए, तो ये बेचारा तो निकालते ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो यूरिया का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, वो भी तो टॉक्सिक है। तो जब अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ रीअब्जॉर्ब कह रही हूँ, सीक्रीट हो जाएगा। कहाँ पर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में यूरिया का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। कहाँ से? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहाँ से आया? कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से। ठीक है, सारा का सारा सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया है। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, गो थ्रू इट, एक बार देख लो इमेज बुक की सब कुछ। अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझसे पूछ लो। यहाँ सोडियम, ये NaCl दोनों पार्ट से सिक्रीट होता है, थिन और थिक दोनों में रीअब्जॉर्ब होता है NaCl, लेकिन यूरिया एंटर खाली थिन वाले में करेगा। क्या ये चीज़ें समझ आ गई है या फिर और कुछ हमें समझाना पड़ेगा? अच्छा हाँ, रीअब्जॉर्ब सिक्रीशन तो बताया नहीं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीशन किसका होता है वो तो बताया नहीं ना हमने। कलेक्टिंग डक्ट पे डिपेंड करता है कि और हमें H पॉजिटिव की ज़रूरत है या नहीं है करके। अगर ब्लड में H पॉजिटिव अभी भी ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत H पॉजिटिव और थोड़ा बहुत K पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है। सिक्रीशन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में भी हो सकता है, कुछ बहुत H पॉजिटिव का और K पॉजिटिव का, वही H पॉजिटिव K पॉजिटिव NH3 सिक्रीशन। ठीक, सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा। हाँ, अगर कोई पूछे कि सिक्रीशन करने की क्या जरूरत है, सिक्रीशन करना क्यों जरूरी है, तो क्या आंसर दोगे? अच्छा मुझे बताओ, सोडियम का साइज बड़ा है कि पोटेशियम का साइज बड़ा है? पक्का? हेलिना ने की रब से फरियाद याद नहीं है? 1s1 वाला ग्रुप, सोडियम छोटा होगा, पोटेशियम बड़ा होगा। कहते हो तुम लोग। चलो अब यहाँ देखो, वो तो ऐसे पूछ लिया मैंने, उनका क्या पता, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी याद है। नहीं है, हाइड्रोजन छोटा होगा कि सोडियम? हाइड्रोजन छोटा होगा। अब सुनो, तो अगर कोई पूछे कि सिक्रीशन करने की क्या जरूरत है, पहली जरूरत बॉडी में ड्रग्स को बाहर निकालना है। ठीक है, दूसरी जरूरत बॉडी में बने हुए एक्सेस मटेरियल को बाहर निकालना है। वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर होके नहीं आ पाया, लार्ज था साइज में, नहीं फिल्टर हो सका, उसको बाहर निकालना तो जरूरी है, निकालना ही पड़ेगा हमने। बॉडी में नहीं चाहिए, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसको सिक्रीट करके डालना पड़ेगा हमने। एक्टिव कर रहे हैं तो एक्टिव तो कितने भी लार्ज मॉलिक्यूल को कर सकते हैं हम। ठीक है, एक्टिव करने के लिए उसी हिसाब से प्रोटीन बने हुए होंगे, प्रोटीन के थ्रू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद होगा तुझे अगर तो। ठीक है, तो ड्रग्स को हमने बाहर निकालना है, केमिकल्स को बाहर निकालना है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में बना हुआ है, कि एक केराटिनिन होता है वो भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लड में एक्स्ट्रा बन गई हैं, नहीं चाहिए, अनवांटेड है, उन सबको हमने बाहर निकालना है बॉडी से, तो वो भी सिक्रीशन के थ्रू जाएंगी। तीसरा, ब्लड के पीएच को बैलेंस करेगा। अगर ब्लड में H पॉजिटिव ज़्यादा हो गए तो ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा? बेसिक से एसिडिक हो जाएगा। अब बहुत सारे हार्मोन बेसिक पीएच में काम करते हैं जो ब्लड में रहते हैं, एसिडिक पीएच में काम नहीं कर पाएंगे। एसिडिक पीएच में जो भी प्रोटीन्स घूम रही है वो डीनेचर हो जाएंगी। ठीक है, तो बॉडी के ब्लड का पीएच बेसिक बनाया इसलिए गया है क्योंकि सारे एंजाइम, सारे हार्मोन उसी पीएच में काम करने के लिए बने हैं। अगर वो पीएच डिस्टर्ब हुआ तो राम आवाज़ नहीं है हमारी।
ठीक है, तो वो भी पीएच को बैलेंस करना है और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है। तो सॉल्ट बैलेंस, पीएच बैलेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो सीधे सीधे बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सिक्रीशन की जरूरत है, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, जो फिल्टरेशन से नहीं हो पाए उनको अलग से बाहर निकालना है, उसके लिए भी सिक्रीशन की जरूरत है। याद रहेंगी बातें? पूरा का पूरा सिक्रीशन समझ में आ गया होगा और रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, चलो। हैं? समझ अच्छा नहीं बना है? अरे मैं बता रही हूँ, जो जो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं उन सबको सर्कल में डाल दो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, हो गया फिर। सिक्रीशन वाला एक पेन से और वो एब्जॉर्प्शन वाला दूसरे पेन से। फोटो भेज दूंगी, कायर होती है तुम्हारी एनसीईआरटी में तो है फोटो, बस एनसीईआरटी में एक के पॉजिटिव खाली ऊपर को जाता हुआ दिखाई दिया, नीचे से भी अंदर करवा दो उसको, इतना ही तो फर्क है, बाकी तो सब सेम ही है। और ये चीज़ें ऐड कर लेना, लिख लेना ये सारी चीज़ें वहाँ पर एरो लगा करके। एनसीईआरटी तो पढ़नी है तुमने, खींच ले। ये कैमरा भी लगाया था वैसे मैंने फोटो खींच ले, फोटो क्लियर आएगी, वीडियो इतनी क्लियर नहीं आती। आ क्या समझ में सारा का सारा? आज के लिए तुम्हारी आत्मा इतना ही झेल सकेगी। फिर कल हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे कैसे जाएं? अच्छा हाँ, कुछ वो लिख लो, कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिख लो। देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में क्या क्या कितना कितना होता है। देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सबसे पहला लिखो वाटर, कितना होता होगा? वाटर कितना % होता होगा? हैं? एनी गैसेस? 95% लिखो। 95 कह रही हूँ मैं, नहीं 2 से 2.5% होता है यूरिया, 2.7%। लिखो अगला यूरिया 2.7%। इसमें ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट बनाओ और लिखो एवरेज 25 to 30 ग्राम, एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया is excreted per day, is excreted per day।